मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। मारो या मर जाओ, मार दो या खुद मर जाओ, डू एंड डाई की सिचुएशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताई, उसके हवाले से आज फाइनल कॉल की डेट आ गई है 24 नवंबर, जो कि इतवार का दिन बनता है। इंटरेस्टिंगली इनफ ये एहतजाज की तारीख का ऐलान ना तो इस वक्त जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने किया, ना किसी PTI के पार्टी ओहदेदार ने किया, ना किसी पार्लियामेंट्री पार्टी के ओहदेदार ने किया, ना अपोजिशन लीडर ने किया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ना किसी इलेक्टेड नुमाइंदे ने किया, ना पार्टी के किसी ओहदेदार ने किया, बल्कि ये सियासी फाइनल एहतजाज की कि डू एंड डाई इसका जो ऐलान है वो इमरान खान की बहनों ने किया उनसे मुलाकात के बाद। सो इंटरेस्टिंगली सवाल तो यहाँ पर ये भी क्रिएट होता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी बुनियाद ही इन चंद उसूलों पे रखी गई थी और जिनका अभी भी यही प्रचार है कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, सो सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि फिर इमरान खान की बहनों ने किस हैसियत में एक सियासी एहतजाज की कॉल दी है कि जिसके पीछे पूरी पार्टी का जो वेट है वो मौजूद है, खुद इमरान खान का वेट मौजूद है इस कॉल को अनाउंस करने के पीछे। ये सवाल और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मारो या मर जाओ की पॉलिसी की एहतजाजी स्ट्रैटेजी या डू एंड डाई की फाइनल कॉल कामयाब हो सकेगी? क्या लॉन्ग मार्च हो सकेगा? हुकूमत इसकी इजाज़त देगी? कहाँ से होगा? पंजाब से होगा या KP से होगा? इस्लामाबाद कहा गया है कि जी हतमी सेंटर पॉइंट होगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद तक पहुँच पाएगी? D चौक के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वहाँ पर जाके हम धरना देंगे और उस वक़्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। मुतालबात क्या हैं जी? इमरान खान के PTI के एक तो है 26वीं तरमीम को वापस दिया जाए, दूसरा वो कहते हैं जी मैंडेट हमें वापस किया जाए, तीसरा जो PTI के लोग गिरफ्तार हैं बगैर ट्रायल के उनको रिहा किया जाए। सो ये चंद एक उनके बड़े बड़े मुतालबात हैं। क्या हुकूमत ये मुतालबात तस्लीम कर सकती है? 26वीं तरमीम क्या वापस हो सकती है? इस पर बात करेंगे। और इसी से जुड़ा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी की जानिब से आज एक प्रेस स्टेटमेंट दी गई है जिसमें 26वीं तरमीम के खिलाफ एक बयान दिया गया है और बड़ा सख्त बयान है और कहा गया है कि ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है। मजीद भी बहुत तफसील है इसके अंदर। सो इन सारे मामलात पे बात करेंगे और ये ऐसे वक्त में हुआ है आज PTI की एहतजाज की कॉल और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये प्रेस स्टेटमेंट कि जब आईनी बेंच तश्कील पा चुका है और कल उसकी कॉज लिस्ट के तहत मुकदमात सुनने की पहली समाअत भी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। सो इस सारे मामलात पे बात करेंगे कि अब आदा होगा क्या। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद शेर अली साहब, MLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं कई बात के। सलमान मंसूर साहब जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मौजूद भी हैं हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में। और आमिर मुग़ल साहब मौजूद हैं, PTI के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, इस्लामाबाद रीजन के सदर भी हैं। आबिद साहब, पहला सवाल आपसे। फाइनल कॉल, फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है, डू और डाई, मारो या मर जाओ। वो कह रहे हैं हम कफन बांध के आएंगे और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापस नहीं जाएंगे। तो क्या हुकूमत आने देगी? D चौक पे धरना देने देगी? बहुत शुक्रिया वीदा आपका। मैं समझता हूँ कि ये PTA का पुराना एक तरीकाकार है वारदात। मैं इनको कहूँगा कि 2013-14 में भी जनरल जहीरुल इस्लाम के कहने पर, थर्ड एम्पायर के कहने पर इन्होंने एक तहरीक शुरू की थी जिसमें इनके जुमा भाई जो ताल कादरी थे वो भी इस तहरीक में इनके साथ थे। कफन बांधे गए, खंदकें खोदी गई। आपको पता जो 4-5 महीने तमाशा लगा, सहाफियों से बदतमीजी और ये सारा कल्चर परवान चढ़ा और ये अभी भी ऐसे ही खाकसार होंगे जो मुल्क की तरक्की के खिलाफ धरने देते हैं। ये 2018 में क्या किया था इन्होंने? ये PMLN का मैंडेट चोरी किया था और हमारा जो मैंडेट चोरी किया रात के पहर वो रिजल्ट चेंज किए गए। जस्टिस सदीकी ने कहा कि ये जो आप जनरल फैज अमीद आए वो कह रहे थे कि हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी कि अगर आपने ये नवाज शरीफ और
मरीम नवाज को बाहर आने दिया। ठीक। फिर जस्टिस सदीकी साहब का जो इल्जाम हुआ, तो ये मैं वो चीजें रिकॉल करा रहा हूँ आपको गरीदा के ये मेरे बुकला साहबान मेरे भाई भी हैं, हम में ही से ये लोग हैं, इनको ये तहरीक इनको इन चीजों को रिकॉल करना चाहिए कि कौन से जजेस का जो इख्तियार है उसे सल्ब किया जा रहा है, कौन सी हकीकी आजादी जजेस की सल्ब की जा रही है। क्या जस्टिस एतजाज एहसन को ये भूल गए हैं जिनको मॉनिटरिंग चार्ज लगाकर नवाज शरीफ को सजाई दी गई? क्या ये लेकिन आबिद साहब चीजें बिल्डअप हो रही हैं। आईनी इस 26वीं तरमीम के खिलाफ 8 पिटीशनें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। मुतालबा है कि जी फुल कोर्ट इसको सुने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुतालबा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साथ बैठे हुए हैं हमारे, वो आज प्रेस स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। तहरीक चल रही है एक एहतजाजी सियासी, उसका आगाज होने जा रहा है। 24 को इस्लामाबाद डी चौक पहुंचना है। हामिद खान ने अलग से वकीलों की तहरीक 30 नवंबर से शुरू कर देनी है, उसका ऐलान कर दिया। तो मुझे बताएं कि आप लोग क्या पीटीआई की लॉन्ग मार्च को या उनको डी चौक में धरना देने देंगे इस्लामाबाद में? देखिए, किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पैदा नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा। और किसी किस्म की जीरो टॉलरेंस होगा। जो भी ये शिकायत हैं जो अपने कवानीन को हाथ में लेंगे, लोगों का जीना दूबर करेंगे, इनको पता है कि यानी कि आप लॉन्ग मार्च नहीं आने देंगे? केपी से लॉन्ग मार्च निकलता है तो आप पैदा नहीं होता। ये केपी में करें ना, धरने एहतजाज में केपी में जाके करें। नहीं, उनका हक है। अगर वो डी चौक आके बैठना चाहते हैं तो उनका हक है, धरना देना चाहते हैं अगर। ये हक ये है कि 9 मई का वाकया करा दें, ये हक है इनको। ठीक। जिनका माजी दागदार है, जिनकी यूटर्नों से अपनी माजी भरा हुआ है, ठीक, उनको इजाजत दी जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। आबिद साहब, मैं मजीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की किसी को हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाए। ठीक है, मैं मजीद सवाल भी लेके आपकी तरफ आती हूँ, खासतौर पर 26वीं तरमीम के हवाले से। लेकिन आमिर मुगल साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको लॉन्ग मार्च निकालने दिया जाए पंजाब से या केपी से इस्लामाबाद आने दिया जाए या आपको डी चौक पे बैठने दिया जाए। अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट? आमिर साहब, आपका शायद स्काइप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जी, मैंने आबिद शरारी साहब की बातें सुनी है। ये कहते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारों को तो हम कतई नहीं आने देंगे। 9 मई के जिम्मेदार तो हुकूमत में बैठे हुए हैं भाईजान। 9 मई के जिम्मेदार तो आप लोग हैं, उसके बेनिफिशरी तो आप हैं। लेकिन मैं लाइटर नोट पे एक सवाल करता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट पे हमले के जिम्मेदारों को तो कोई मना नहीं है ना लॉन्ग मार्च करने में और मुजाहरा करने में, जिसमें इसको और आपके जो रहनुमा को। आमिर साहब, आपके स्काइप कनेक्शन में ज़रा बेहतरी थोड़ी आनी चाहिए क्योंकि आपकी आवाज़ बार बार ड्रॉप हो रही है। इन द मीन टाइम टेलीफोन लाइन पे लेने आमिर मुगल साहब, सलमान मंसूर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अपने अंदर भी डिवीजन है? क्योंकि जो सदर हैं SCBA के, वो अप्रिशिएट करते हैं 26वीं तरमीम को, वो वेलकम करते हैं चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को। आपने आज बड़ा सख्त एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है। क्या 26वीं तरमीम रिवर्स हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं आपकी पहले सवाल का जवाब दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इज़ ए बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ सीनियर लॉयर्स ऑफ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इनमें से हर किसी का अपना ज़ाती मौक़िफ़, एक आइनी मौक़िफ़ हो सकता है और वो हर बंदा हकदार है उसका रखने का। एक इख्तलाफ राय से कतन ये मकसद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसका इज्तिमाई मकसद अपने मेंबरान की फलाह व बहबूद है और हमने मिल के काम करना है, अपनी कम्युनिटी को, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान को सर्व करना है, उसमें कोई डिवीज़न है। सो मैं तो इसको कोई सी इख्तलाफ राय को डिवीज़न नहीं समझता सुप्रीम लेकिन इख्तलाफ ये सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं है। आपने इसको अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया 26वीं तरमीम को। आपने जमहूरियत और शहरियों की आज़ादी पे हमला करार दिया है और कहा है कि इससे अदालतों के अदलिया के इख्तियारात को ख़त्म किया गया। लॉयर्स दिस इज मोर देन जस्ट ये समझने की ज़रूरत है कि लॉयर्स का इशू आइनी इशूज़ पे या लीगल इशूज़ पे तो इख्तलाफ राय होता है। हमारी कोई आपस में ज़ाती लड़ाई तो कभी भी नहीं होती लॉयर्स की आपस में। हम उसी बात को इख्तलाफ राय कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे, एक लीगल इशू पे हमारे एक वकील का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी 26वीं तरमीम के मातहत फिर चीफ जस्टिस बने ना या खान आफरीदी, तो आप चाहते हैं कि वो चीफ जस्टिस ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ना बने, जो कल सुनने जा रहे हैं? ऐसी कोई बात मैंने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में नहीं की। इस बात को आप समझें कि
मेरी स्टेटमेंट में या एज ए सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग एनी पर्सन स्पेसिफिक। ठीक। हमें इस बात से दिलचस्पी नहीं है हु इज़ द जज, क्या नाम है, वो हु इज़ द चीफ जस्टिस, कौन आता है नहीं आता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रोसेस जो है एक ऑर्डरली मैनर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हो। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी पर्सनैलिटीज़। मैं अभी भी यही कहूँगा कि तमाम जजेस हमारे लिए इक्वली मोहतरम है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस दे आर इक्वली एलिजिबल, दैट इज़ व्हाई दे आर देयर। So what do you see, what do you foresee now कि अब कल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहली दफ़ा समाअत करने जा रहा है केसेस के हवाले से, तो 26वीं तरमीम के खिलाफ जितने भी पिटीशन जो कि 8 या 9 के करीब हैं वो फुल कोर्ट सुनेगा, गिवन दैट कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी यही आवाज़ है, यही मुतालबा है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सुनना चाहिए? देखिए लीगली जो स्पीकिंग, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमने कहा, ये एक मुश्किल सिचुएशन है जिसमें जिस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, इशू यही है कि आया वो बेंच जो है सेल्फ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस के बारे में यही गुफ्तगू हो रही है, नेचुरली अगर आप उसी शख्स के सामने रखेंगे तो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेट। इसलिए मुनासिब तो यही है, हम समझते हैं कि ये तमाम की तमाम गुफ्तगू तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, फुल कोर्ट में, जहाँ ये फैसला हो सके कि जनाब ये मैटर ऐसा है कि ये सही रह सकता है या नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में है या नहीं है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारी जुडिशल जुरिस्प्रूडेंस का। तो वो जो स्कोप है, आप अगर उसी स्कोप में कन्फाइन रखेंगे तो वहाँ तो दे आर बाउंड बाय इट। वो उन्होंने क्या उसको डिसाइड। आमिर मुगल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जवाब कंप्लीट कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। जी मैं ये बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो इनके लिए जायज़ था, उसको तो कभी आबिद शेर अली साहब ने याद नहीं किया, जिसमें इनके जो मरकजी रहनुमा है, वो कहते हैं हमने इसकी माफ़ी मांगी थी। सेनेटर चौधरी तनवीर साहब, उनको भी 10 साल के लिए नायल किया गया था। उसके अलावा तारक अजीज मरहूम साहब थे, उनको भी किया गया था। तो तहरीक इंसाफ तो 2.5 साल से मार खा रही है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा गया, औरतों बच्चों को आप अगवा करते हैं, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, हमारा मैंडेट आपने लूटा, हमारे आपने 70 साल 75 साल यास्मीन राशिद को आपने जेल में रखा हुआ है, तैयबा राजा, सनम जावेद, खदीजा शाह, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, क्या किया आपने इन लोगों के साथ? आपने हमारे जितने बूढ़े बुजुर्ग नहीं छोड़े। आपने 26वीं तरमीम जो है वो बंदूक की नोक पे करवाई है, आपने हमारे मेंबरान को करके करवाई है, फिर इससे भी हट जाए। अच्छा लेकिन मेरे सवाल की तरफ आ जाए आमिर साहब, मेरे सवाल की तरफ आ जाए। आ रहा हूँ 26वीं तरमीम के जरिए आपने अदलिया को फतह कर लिया है, कौन सी अब आजाद अदलिया बची है? अब आप आबिद शेर अली साहब एक खुद बेंच बनाएंगे कि कौन जो है वो इनके खिलाफ केसेस सुनेगा, यानी कि इनसे मुराद हुकूमत के खिलाफ। तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ आ रहे हैं 24 नवंबर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आबिद शेर साहब ने कह दिया, आबिद शेर साहब ने कह दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको आने दें। नहीं देखें, आबिद शेर अली साहब हमें पकड़ सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, कर लें अपना शौक पूरा, हम तो आएंगे। हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, ये हमारा हक बनता है। हम डी चौक में आगे करेंगे। हम 4 अक्टूबर को भी डी चौक पहुंचे थे, हम 24 नवंबर को भी डी चौक पहुंचेंगे, लेकिन इस दफा 4 अक्टूबर को आमिर साहब सिर्फ आप पहुंचे थे अपने कारकुनान के साथ, चंद एक कारकुनान के साथ, बाकी लीडरशिप कोई नहीं पहुंची थी, ना पंजाब की ना केपी की, ये आप भी जानते हैं। तो 24 नवंबर को कम से कम मैं तो कह सकती हूँ कि आमिर मुगल पहुंचेंगे डी चौक, आमिर मुगल लाठियां भी खा लेंगे, आंसू गैस भी झेल लेंगे, लेकिन बाकी का कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही खबरें आती रही, आज भी ये खबरें लगी हुई आमिर साहब कि आपकी क़यादत में कंफ्यूजन और डिवीजन है। जी नहीं, मैं थोड़ा देखें, उस वक्त यही 26वीं आईनी तरमीम की तलवार सर पे लटक रही थी, तो हमारी पार्टी ने तमाम एमएनएज को अंडरग्राउंड जाने का हुक्म दिया हुआ था। अच्छा। तो इसलिए वो नहीं आ सके। बाकी अली मीन गंडापुर आए थे, वहां पे पहुंचे थे, बहुत सारे लोग पहुंचे, और बहुत सारे लोग, आप ठीक कह रही हैं, नहीं भी पहुंच सके। सबको वहां पे पहुंचना चाहिए था। अपने इंट्रो में जो बात की कि अलीमा खान साहिबा ने क्यों अलीमा खान क्यों अनाउंसमेंट कर रही हैं, अलीमा खान की अनाउंसमेंट पे आप बड़ी हैरान हो रही थी। तो आप मुझे बताएं, जब कल 6 लोग मिलने के क्लियर कट हाई कोर्ट का हुक्म है, उसके बावजूद उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको बल्कि अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या इमरान खान के पास ऑप्शन बचता है? उसके पास तो वही ऑप्शन बचता है ना, जो उससे मिलने जाएगा वो उसके जरिए पैगाम देगा। ये तो आप तब एतराज करती हैं कि कल अगर पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान को मिलने दी गई है, उसको सर 24 नवंबर तक की डेट है ना आमिर साहब, सर 24 नवंबर तक की डेट है, दरमियान में कोई ना कोई मुलाकात हो ही जाती। और अगर पैगाम निशानी देनी थी तो चले अलीमा खान को कह देते कि जी आप जाके बैरिस्टर गौहर को कह दें कि वो अनाउंसमेंट करें,
सर ये अलीमा खान साहिबा का या किसी तो और इसमें बहन क्या- का इसमें- कोई इसमें सियासत हरज में कोई नहीं है, किरदार इमाम तो खान ने नहीं है अगर ना कर दिया है तो वो हरज नहीं है। सर। लेकिन ये आप मौरूसी circumstances सियासत, देखें सर ना, आप अपने ही उसूल के खिलाफ जा circumstances रहे हैं। देखें आप लोग कि कहते हैं कल सियासत political मौरूसी committee नहीं को होनी वहाँ पे चाहिए। तो इमरान खान ने कौन सा अलीमा खान को चेयरमैन बना दिया पार्टी का या सेक्रेटरी जनरल बना दिया, एक अनाउंसमेंट ही किया उन्होंने। अच्छा, आपके नजदीक इसमें कोई बुराई नहीं है, चलें ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आबिशा साहब इस पे जरा कमेंट कर दीजिएगा, आप भी समझते हैं कि अगर उनकी बहनें अनाउंसमेंट कर रही हैं या सियासत में एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिस्सा ले रही हैं, वो बहुत तनकीद भी करती हैं अपनी पार्टी की इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे, काफ़ी एक्टिव भी हैं, ये सब कुछ दुरुस्त है? क्योंकि आप लोग भी तो ज़ाहिर है मौरूसी सियासत के आप लोग उसका खुद आप लोग मजहर भी हैं, अलम बरदार भी हैं। और दूसरा, क्या हम तसादुम एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुदा न खास्ता? बिकॉज एक आप लोगों का सख्त स्टैंस है, एक पीटीआई का सख्त स्टैंस है। आप लोग कहते हैं नहीं आने देंगे, वो कहते हैं हम हर सूरत आएंगे। मैं आमिर मुगल साहब का बेहद एहतराम करता हूँ, ये कारकुन है, पॉलिटिकल वर्कर्स का हमेशा एहतराम करना चाहिए। और हमें तो भी ये मेरे भाई गिना रहे थे, हमारी तो ख्वातीन को भी जेलों में फेंका गया, हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी है जो पीटीआई के दौर में जुल्म और ज्यादतियां हमारे साथ हुई। हम इस चीज के हक में नहीं है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन ये भी हरगिज इजाजत नहीं दे सकते कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को की पैदा करें। क्या नवाज शरीफ जब अंदर थे, जब आपने उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, क्या पीएमएलएन ने आपको कहा था जी कफन बांध लेंगे? आप तो जजेस में डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि ये जज जी पीटीआई के पसंद का है, लिहाजा इसके हक में नारे लगाए जाए। ये जज पीटीआई के हक में फैसले नहीं देता, ये गद्दार है, ये पैसे लेता है, ये पीएमएलएन का है, ये पीटीआई, ये पीपल्स पार्टी के, ये इनका मयार है। मैं बड़े बेहद एहतराम से अपने जो मेरे बार के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे, मैं बेहद एहतराम से, क्या ये रह गए आपके कि ये जज आपकी पसंद का है, ये फैसले कर देगा? मुझे ये कोई कहे कि मैं कौन होता हूँ? वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है भाई, 17 है, 8 है, 7 है, सब काबिल एहतराम है, सबको आइन और कानून के तहत फैसले करने चाहिए। क्या आपको चाहिए कि वो बाबा डैम आकर कहे जी कि मैं 2-3 एमपीएस को तो ऐसे ही खड़का दूं? मुझे वो इजाजुल एहसन साहब के साथ वीडियो आपके पास मौजूद होगी, किस भोंडे तरीके से उन्होंने पीएमएलएन के लोगों को, हमारे कायदीन को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया पॉलिटिक्स से। क्या हम इसकी इजाजत देते जजेस साहिबान को कि आप एक कलम की झुंबेश से बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आप हमारे वजीर आजम को कहेंगे कि आप लाइफ टाइम के लिए आप सियासत में? लेकिन तरीकाकार पे एतराज है आबिद साहब। एक सेकंड, क्या ये आईन इसकी इजाजत देता है? ये क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी? क्या आपके कहने के मुताबिक जस्टिस खोसा हमें सजाएं दे, अपने बच्चों के कहने पर सजाएं दे? मैंने इनके बच्चों को क्लैप करते हुए वहां पे कोर्ट रूम नंबर 1 में देखा। क्या इस तरह की अदलियत चाहिए थी? क्या वो आजाद अदलियत थी, इजाजुल एहसन की शक्ल में आजाद अदलियत थी? क्या वो बाबा डैम की सूरत में आजाद अदलियत थी? क्या वो जस्टिस खोसा की सूरत में आजाद? काफी जज्बाती हो गए आबिद साहब, आपने जवाब देना है इनकी सब बातों का। लेकिन आबिद साहब, अभी मामला यह है कि चाहे सियासी मुखालिफत हो जो कि पीटीआई कर रही है 26 अमेंडमेंट की, या फिर वकला बरादरी के अंदर से एतराज़ात हों, वो तरीका कार पे एतराज़ उठा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब ये पीटीआई भी कह रही है हमारी डिमांड है 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। वकला बरादरी के अंदर से जो आधी बरादरी है वो भी कह रही है इसको रिवर्स किया जाए या ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तो ये मामला बड़ा गंभीर हो सकता है आबिद साहब। क्या मुझे कोई एक नुक्ता बताएं क्या गैर आइनी है? आप जजेस का तरीकाकार दुनिया में होता है, ये 20-20 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, रिटायरमेंट 2 घंटे काम करते हैं, फिर तो आप तनख्वाहें कम कर दें, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में, आप तनख्वाहें आप बढ़ाए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते बढ़ाई है आप लोगों ने तनख्वाहें और मराहत। हाउस इन ऑर्डर करना हमारा काम है, इनको कहेंगे आइन और इंसाफ के मुताबिक लोगों के फैसले करें। आप सारे के सारे ही पॉलिटिकल फैसले करने चल जाए, आप हेडलाइन बनाने चल जाते हैं कि ये हेडलाइन बनेगी तो फिर फैसला करें। ठीक है आबिद साहब, इसका जवाब लेते हैं सलमान मंसूर सर जी, क्विकली जरा। देखिए, एक बात तो समझने की ज़रूरत है, आप सियासी जमातें जब भी अपनी पॉलिटिक्स लेके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन में दाखिल होंगी तो ये सब के लिए तबाही है, ये आवाम के लिए भी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज बाहर से हुई है, इन्फ्लुएंस बाहर से आया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक नेचुरल सी बात है, वो पावर पॉलिटिक्स में है,
जाहिर बात है उन्होंने एक दूसरे से लड़ना है, ठीक। हु ग्रैब्स दी पावर, ये उनका मकसद है। ठीक। इस पावर ग्रैबिंग की फाइट में जब वो सुप्रीम कोर्ट में घुसने की कोशिश करते हैं और उस इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो जो भी करेगा नेचुरली ठीक। वो सारे सिस्टम की तबाही और बर्बादी का बायस बनेगा। That's right. हमारा तो मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पहले ये शायद हरकतें बिहाइंड द सीन्स की जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, या आप उसे छुप के इन्फ्लुएंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट पे या कोर्ट्स पे यूज़ कोई कोशिश करता होगा। अब आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं। Okay. इससे ज़्यादा तबाही बर्बादी क्या होगी कि एक गलत काम जो ओरिजिनली गलत है, मॉरली गलत है, हमारी फैब्रिक के ख़िलाफ़ है, लीगल फैब्रिक के ख़िलाफ़ है, डेमोक्रेटिक फैब्रिक के ख़िलाफ़ है, आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं कि जी आप पॉलिटिक्स को मजीद कोर्ट के अंदर ले जाएं। ठीक। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी वो लेकिन अब यूटिलाइज इसमें से करेगी। होगा क्या, वो बहुत कंफ्यूजन है, चाहे वो लीगल बैटल ग्राउंड हो चाहे पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड हो, बट चूंकि अब ये मामला चलते रहेंगे, डिस्कशन होती रहेगी। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ताकि इसके बाद डिस्कशन को एक और टॉपिक पे ले जाया जाए। बहुत शुक्रिया सलमान मंसूर साहब, आबिद शेख अली साहब और आमिर मुगल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से कुछ बात करेंगे। IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है ऑन एन अर्जेंट इमरजेंसी विजिट। ऑल इज नॉट वेल ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट विद IMF। हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या चल रहा है, इस पर ज़रा बात करेंगे और PIA के निजकारी के हवाले से भी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना भी रह चुके हैं। IMF के डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, इस हवाले से और मईशत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। IMF का डेलीगेशन एक अर्जेंसी विज़िट पर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत सी चीज़ों पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, हुकूमत पाकिस्तान से इख्तलाफात रिपोर्ट हो रहे हैं, FBR के अहदाफ हासिल नहीं हो सके, IPPs का जो मामला है, सर्कुलर डेट के मामले के हवाले से, तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट का जो मामला है, फिर तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं हो सकी। तो आपके नज़दीक किन मुश्किलात का हुकूमत पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है बावजूद इसके कि कर्ज मिल चुका है IMF से? मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को इतनी मुश्किलात का सामना है जितना कि अवाम की, पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना है। हम पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुकूमत ने बजट पे बड़ा नया बोझ डाला था। नौकरी पेशा लोगों की जो टैक्स है वो तकरीबन 40% कर दिया। बिजनेस करने वाले लोगों को, डॉक्टर, सिविल इंजीनियर्स वगैरह को, आर्किटेक्ट्स वगैरह के ऊपर टैक्स 50% कर दिया। कंपनीज के ऊपर 60% कर दिया। लेकिन अपनी तो बड़ी आसानी करी थी, अपने लिए तो 22% इन्होंने जारी अखराजात में इजाफा कर दिया, PSDP में 64% इजाफा कर दिया। तो हुकूमत ने अपने लिए बड़ी आसानी की और कोई रिफॉर्म नहीं किया, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया इतने अरसे के अंदर। जब से हुकूमत में आया 8 महीने में ना NFC अवार्ड का कमीशन तक नहीं बनाया और जितने IMF से वादे किए थे कि भाई एग्रीकल्चर टैक्स 1 जनवरी से सूबे लगाएंगे, वो नहीं किया। सूबों के साथ एक नेशनल फाइनेंस पैक्ट होगा जिसके तहत कुछ अखराजात सूबों को दिए जाएंगे, वो नहीं किया। आपने निजकारी की बात करनी थी, आपने वो नहीं की। आपने कहा था कि हम कुछ वजारतें बंद करेंगे, आपने वो नहीं की। आपने कहा था कुछ वजारतों को डिवॉल्व कर देंगे सूबों की तरफ, वो नहीं की। आपने कहा था हम पेंशन का रिफॉर्म करेंगे, वो नहीं किया। फिर उसके बाद आपने कहा कि हम FBR में इतने पैसे जमा कर लेंगे, वो नहीं कर सके। आपने कहा था हम दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, वो नहीं किया। तो हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया है और उसकी वजह से पाकिस्तानियों के ऊपर मुश्किल आती रही। लेकिन इतना बोझ डाल दिया है पाकिस्तानियों के ऊपर कि वो टैक्स नहीं जमा कर सके जो किया है, और इसकी वजह से IMF को तशवीश आ गया। इन सब चीज़ों के साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि IMF को पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी एतराज़ात हैं और ख़ासतौर पर कहा गया कि जो खलीजी ममालिक हैं, UAE वगैरह और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसको मज़ीद कन्वीनियंट बनाया जाए। वो इस वक्त बिजनेस फ्रेंडली नहीं है या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। इन्फ्लेशन पर भी IMF को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत बिल्कुल रिफॉर्म्स के लिए, इस्लाहात के लिए सीरियस है। हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी रिफॉर्म करा जाए, कोई मेजर काम करा जाए, कोई मुल्क को सही सिमत में किया जाए। ये हुकूमत का मैंडेट नहीं है। ये हुकूमत जिस तरह आई है बस वो चुपचाप अपना वक्त गुजार रही है। उनकी जो तमाम तर तवज्जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। और ये जो PTI और मुस्लिम लीग की जो आपस की लड़ाई है, PDM की, बस उसके ऊपर दोनों पार्टियों की तमाम तर एनर्जीज लगी हुई हैं। अवाम की कोई फलाह की बात नहीं कही गई, अवाम की कोई बेहतरी की बात नहीं कही गई। बिजली के रेट्स बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं।
और जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं उसको रिफॉर्म कहते हैं। बिजली के नर्ख बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, बिजली की कॉस्ट कम करना, उसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस लाना रिफॉर्म होता है। दुरुस्त। आप जब बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेकर आएंगे, तो खित्ते में सबसे ज्यादा बिजली का रेट पाकिस्तान का, खित्ते में सबसे ज्यादा गैस का रेट पाकिस्तान का। अब आप कह रहे हैं कि हम 1 जनवरी से बरामदात करने वाली टेक्सटाइल लेवलों को, जिनके पास कैप्टिव पावर है, उनकी हम गैस काट देंगे। उसके बाद आपने पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्स आपका, और ये मैं जो खित्ते में कह रहा हूँ तो ये सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा, जितनी सिमिलर इनकम कंट्रीज हैं, अब मलेशिया, इंडोनेशिया जो कि हमसे अमीर भी हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, इन सबसे ज्यादा टैक्स रेट्स है पाकिस्तान में, इन सबसे ज्यादा बिजली महंगी है पाकिस्तान में, इन सबसे ज्यादा गैस महंगी है पाकिस्तान में। कोई पाकिस्तान में आके सरमायाकारी क्यों करेगा? तो हम बातें बड़ी कर लेते हैं कि अब ये 100 बिलियन आ रहा है, और अब ये 50 बिलियन आ रहा है, और अब ये 20 बिलियन आ रहा है। आया तो कुछ भी नहीं है और ना आएगा, क्योंकि आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब आप सबसे महंगे हैं बिजली और गैस में, सबसे ज्यादा हैं आपके टैक्स रेट्स, तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और इसलिए नहीं हो रहा। और जहां तक ये बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन अगर कम हुआ है तो हुकूमत की वजह से तो नहीं हुआ। इन्फ्लेशन कम हुआ है तो वो तो दुनिया भर में तेल कम हुआ है, उससे आप कह रहे हैं कि हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हो गया। तो भाई अगर टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो साथ साथ अखराजात भी कम करने चाहिए। आप मिनी बजट ला के टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? आप मिनी बजट ला के अपने अखराजात कम कर रहे हैं। आप बोलें कि हमने जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई, इसलिए हम 22% जो हमने जारी अखराजात बढ़ाए थे उसको हम करके 17% कर रहे हैं। जो 64% हमने पीएसडीपी बढ़ाए थे, हमने 600-700 अरब रुपए अपने एमएनएज और एमपीएस को दिए थे, बांटे थे कि वो जाके खर्च करें, वो हम पैसे वापस ले रहे हैं उसमें से कुछ। तो मेरे ख्याल से वो सेक्रीफाइस होगी, लेकिन हुकूमत के अंदर वो शऊर नहीं है आवाम की खिदमत का। ठीक, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपसे कुछ मजीद सवाल भी करने हैं, लेकिन इस वक्त लाइव प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, मौजूद है हमारे साथ। मजीद सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, साबिक वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना भी रह चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, कुछ मजीद इस हवाले से, क्योंकि उनको पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात है, उनके मुताबिक FBR अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडा ये है कि हमने टैक्स नेट को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है पिछले कई सालों के मुकाबले में। तो यहाँ पर क्या कुछ मजीद करने की ज़रूरत है? ऑल्सो इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, एट द मैक्रो पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, तो हमें चीज़ें कुछ अच्छी नज़र आती हैं कि जी पेट्रोल डीजल की कीमतें भी ज़रा कम हो रही हैं, अगरचे थोड़े दिनों बाद बढ़ने जा रही है, बट फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता रहता है। स्टॉक मार्केट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। ताजिर हुकूमत की स्कीमों से, हुकूमत की पॉलिसी से किसी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि टैक्स रिटर्न्स बढ़ गए जी, तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर टैक्स रिटर्न्स इतने बढ़ गए हैं तो फिर टैक्स क्यों नहीं जमा हुआ? फिर आप अपने अहदाफ क्यों पूरे नहीं कर सकते? ठीक। तो फिर एक सवाल ये बनता है कि टैक्स रिटर्न्स बढ़ गए, इसमें से हमको ये तो बताइए कि निल के रिटर्न कितने आए हैं। जैसे आपने ताजिर दोस्त स्कीम निकाली, पहले आपने बात की कि हम कुछ दुकानदारों से हम 6 लाख रुपए महीने का लेंगे, 50,000 रुपए टैक्स लेंगे, और किसी से हम 40,000 रुपए टैक्स लेंगे। और बात वहां पे शुरू हुई, और अब क्या आ गई बात आ गई है कि हम 100 रुपए ले रहे हैं दुकानदारों से महीने का टैक्स, 100 रुपए महीने के से दुकानदारों से टैक्स, जो लोवेस्ट ब्रैकेट कर दिया। बेसिकली हमने स्कीम तो सही बनी हुई थी, मिनिस्ट्री ने स्कीम ठीक बनाई हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रद्दबदल हो सकती थी, थोड़ी सी ज्यादतियां थी, थोड़ी सी गलती थी, लेकिन स्कीम फॉर द मोस्ट पार्ट इतनी बुरी नहीं थी, इसको आप ठीक कर सकते थे। ठीक। लेकिन आपने सियासी तौर पर वो स्कीम को खत्म कर दिया, जिस तरह आपने PIA को भी सियासी तौर पर आपको करना ही नहीं था, आपने खत्म कर दिया। तो इसी तरह आपने ये स्कीम भी ताजिर दोस्त की खत्म कर दी। आपने टैक्स जमा, आप नौकरी पेशा लोगों पे जिस मुल्क में 38% टैक्स हो, और बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर, प्रोफेशनल्स के ऊपर 50% टैक्स हो, आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह है तो आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आपकी 1,000 एकड़ की अराजी हो, ज़राई अराजी, आप अरबों रुपए कमा रहे हो, आपके ऊपर टैक्स नहीं है। आप अरबों रुपए के घरों में रह रहे हो, आपके ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल इक्विटी है? आप किस मुंह से मांगते हैं कैमरामैन से टैक्स, जिसकी 50,000 रुपए तनख्वाह, अगर आप 1,000 एकड़ के अराजी की ज़राई अराजी वाले अमीर तरीन आदमी की टैक्स नहीं लेते? किस मतलब क्या मॉरल जस्टिफिकेशन है कि आप किसी डॉक्टर से बोल रहे हैं कि तुम 50% अपनी इनकम का मुझे टैक्स दे दो? आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं?
आप गर्मियों के अंदर जब मुश्किल गर्मी होती है तो आप बिजली नहीं देते, जब सर्दी ठेठ होती है तो आप गैस नहीं देते। आज कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसमें पीने का पानी कहीं नहीं मिलता जो कि ड्रिंकेबल हो, पोर्टेबल हो। आप पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा शहर है, जो सियासी दिल है पाकिस्तान का, लाहौर, उसके अंदर हवा आप ब्रीथ नहीं कर सकते। इस हुकूमत ने क्या हमको दी है सर्विसेज कि जिसके सामने वो टैक्स मांग रही है। पेशावर में, कोयटा में सिक्योरिटी नहीं है। सो आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और मैं समझता हूँ कि और भी जानी चाहिए और भी जाएगी। लेकिन जहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में कंपनीज को 4 टाइम्स अर्निंग बिकती हैं, वो हिंदुस्तान में और दूसरे ममालिक में 12-12 से लेकर 20-20 टाइम्स अर्निंग बिकती हैं। तो अगर यहाँ की गवर्नेंस अच्छी होती तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे 4 गुना और बड़ी होती। लेकिन ये गवर्नेंस की फुकदान है। और आप पूछ रही हैं कि इसका मसला क्या है? मसला सियासी विल है। शहबाज शरीफ साहब के सियासी विल ही नहीं है कोई काम करने का। पीडीएम की हुकूमत की कोई सियासी विल ही नहीं है काम करने का। ये सिर्फ जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए महदूद बैठे हुए हैं और इनका कोई काम नहीं है। वरना ये कुछ ना कुछ तो इससे बेहतरी ला सकते थे ना। ठीक है। और मुफ्ता इस्माइल साहब, जरा ये पीआईए की निजकारी जो कि नाकाम हो रही है और अब कहा जा रहा है कि जी बाहर के किसी मुल्क को जो है ये दे दी जाए, बेच दी जाए पीआईए, तो क्या ये कोई नेशनल शेम की बात नहीं है कि आपकी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, कौमी एयरलाइन, उसे कोई और मुल्क खरीद के पाकिस्तान के अंदर चलाए? क्या ये नेशनल शेम की बात नहीं है? और पीआईए की निजकारी आपके नज़दीक नाकाम क्यों हुई है? देखिए, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि पीआईए बेचने का ना शहबाज शरीफ साहब की नीयत थी और ना इसाक डार साहब की नीयत थी। और ये इनके ऊपर तनकीद नहीं है। ये दोनों जो हैं ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में नहीं बिलीव करते, ये प्राइवेटाइजेशन में बिलीव नहीं करते, ये हुकूमत की साइज़ को बड़ा करने में बिलीव करते हैं, ये स्टेट की साइज़ को बड़ा करने में बिलीव करते हैं। तो ये डिफरेंट लोग सोच है इनकी। मियां नवाज शरीफ की सोच बड़ी फ्री मार्केट की थी, डार साहब की बिल्कुल नहीं है। इसलिए डार साहब ने, जैसे जुबैर साहब कह चुके हैं, 15-16 में भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी रुकवाई थी। उसके बाद से 400 अरब रुपए का पीआईए नुकसान कर चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? और अब जो आपने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन इस बार रुकवाई है, 100-200-300 अरब रुपए का और इस मुल्क को नुकसान होगा, और इसका जिम्मेदार भी कौन होगा ये लोग डिसाइड कर लेंगे। तो ये इनको प्राइवेटाइज करनी नहीं थी। पाकिस्तान की सीरियस तरीन पार्टियां जो थी, बड़ी तरीन पार्टियां, वो शुरू में इस प्रोजेक्ट में शुरू हुई थी। लकी सीमेंट वाले इस पे शुरू हुए थे, लेक्सन ग्रुप वाले इस पे शुरू हुए थे। एयर अरेबिया एक सऊदी अरब की यूएई की एयरलाइन है जिसके 88 जहाज हैं, या 78 जहाज हैं, सॉरी 78 जहाज हैं, वो इस प्रोसेस में शामिल थी। पिगैसस एयरलाइन टर्की की है जिसकी 110 जहाज हैं, वो इस प्रोसेस में शामिल थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम शामिल था। ओमनी ग्रुप, पाक एथेनॉल वाले इस ग्रुप में शामिल थे। तो शामिल तो शुरू में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं मानी, उनकी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी, और एक एक करके आपने इस किस्म की बातें की तो सारे सीरियस लोग चले गए। एक ब्लू वर्ल्ड वाले को आपने रखा हुआ था, वो आपका दोस्त था, जो भी था, आपका पार्टी का बंदा था। आपने कहा यार तुम आखिर तक चलना, सब उठ के चले जाएंगे तो बुरा लगेगा। वो बेचारा कोई सीरियस भी नहीं था, ना उसने सीरियसली ड्यू डिलिजेंस की है, ना उसने कोई एविएशन कंपनी साथ रखी है। उसने ऐसे एक बिड कर दी ताकि लगे कि हाँ एक बिड आई थी, वरना कोई बिड तो नहीं थी। और जहां तक अब इस साल अगर आपने नहीं दिया पीआईए, आप कह रहे हैं कि हमको 85 अरब में देते, 10 अरब में नहीं दे रहे, तो अगले साल जो 150 अरब रुपए का नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर अगले साल आपको 85 अरब मिल भी गए तो आप तो 150 अरब का नुकसान कर चुके होंगे एक और साल। और जो भी ये एयरलाइन खरीदेगा वो अगले 2-3 साल नुकसान करेगा। और इस एयरलाइन के इस वक्त भी बैलेंस शीट के अंदर 45 अरब रुपए के वाजबात ज्यादा हैं उसके असासों से। तो ये तो नेगेटिव इक्विटी आप बेच रहे हैं। जो आदमी खरीद रहा है वो 45 अरब रुपए का नेट अपने ऊपर एक और कर्ज ले रहा है 200 अरब के कर्ज के अलावा। तो ये बात देखने की होती है। और ये एयरलाइन जो है, नेशनल शेम ये है कि ये एयरलाइन जो है ये हर साल 100 अरब रुपए नुकसान करती है, जिसके अंदर आप 20-25 हॉस्पिटल्स बना सकती हैं, 50-100 या 1200 प्राइमरी स्कूल्स बना सकते हैं। नेशनल शेम ये है कि पूरी दुनिया की एयरलाइनें कहाँ निकल गई हैं और हमारी एयरलाइन जो है वो आज 15 जहाज पे है। एमिरेट्स के 287 जहाज हैं, पीआईए के 15 जहाज रह गए हैं जो उड़ने के लायक हैं, वो भी उसमें भी बेशतर लीज करे हुए हैं। ये नेशनल शेम है। तो दिस इज वेयर वी आर। बट इनका कोई कभी इरादा नहीं था इनका कि ये प्राइवेटाइज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ता इस्माइल साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।